सेंसिटिव टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स, पीछे हमने पढ़ा था सेल्फ सफिशिएंसी, उसमें किसी की ग्रोथ फैक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं थी और जो है ना विदाउट उसके जो है ना वो काम कर रहा था अपना। और इधर डाउन स्ट्रिंग सिग्नलिंग प्रोटीन्स की म्यूटेशन थी तो उनकी वजह से भी हो रही थी, तो वो हमने पीछे जो पढ़ा था वही हो गया। इनसेंसिटिविटी में ये होगा कि ना वो ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स के लिए जो है ना इनसेंसिटिव हो जाएंगे। ये सेल प्रोलिफरेशन को जो है ना इनहिबिट करने वाले जो सिग्नल्स होते हैं ना उसके लिए जो है ना इनसेंसिटिव हो जाएगा हमारा ट्यूमर सेल। तो जो एंटी ग्रोथ सिग्नल्स हैं वो प्रोलिफरेशन को कैसे इनहिबिट कर रहे होते हैं, 3 तरह से कर रहे होते हैं। या तो सेल को जी नॉट फेज में एंटर करा दे, कोई सेंस उसका हो जाता है, अगर बाहर से कोई सिग्नल मिलता है तो वो जो है प्रोलिफरेट करता है, वरना वो चुपचाप पड़ा रहता है। दूसरा ये एक नॉन रेप्लिकेटिव सेंस है, ठीक है, मतलब वो रेप्लिकेटर पोटेंशियल ही बिल्कुल उसका खत्म हो जाता है हमेशा के लिए और वो सेंस में चला जाता है, ठीक है, मतलब उसका स्टॉपेज हो जाता है, वो डिवाइड नहीं करता। या तो ये है, और उसके बाद थर्ड है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के दिन उसको किल कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए, तब जो है ना हम ये एंटी ग्रोथ सिग्नल जो है ना ये वर्क करते हैं। अब है जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो 2 तरह के हैं। एक आरबी जीन है जिसको गवर्नर ऑफ द सेल साइकिल कहते हैं, और P53 है जो कि जिसको हम गार्डियन ऑफ द जीनोम कहते हैं। तो आरबी जीन नॉर्मली हमारी बॉडी में पड़ा होता है, हमारे सेल में पड़ा होता है, जबकि जो P53 वो इमरजेंसी सिचुएशंस में आता है, ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अब जो रेटिनोब्लास्ट जीन है ना, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है, तो इसमें अप्रोक्स 60% जो है इसके केसेस स्पोरेडिक हैं, ठीक है, और जो है ना 40% में जो है ना वो है फेमिलियल म्यूटेशन, ठीक है। तो अब इस आरबी जीन नॉर्मली मैंने बताया जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो इससे जो है ना ग्रोथ को इनहिबिट करना होता है, ठीक है। अब क्या है, हमने इसमें जो है म्यूटेशन कर दी, तो मैंने बताया कि जो स्पोरेडिक है या फिर ना फेमिलियल है। और इस डिजीज़ का ट्रांसमिशन का पैटर्न कैसा, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसमें एक ना नोटसन की जो है ना वो दी हुई है, 2 हिट हाइपोथेसिस दिया हुआ है, वो ये है कि जो है ना अगर हमने आरबी जीन को म्यूटेट करना है, रेटिनोब्लास्टोमा कॉज कराना है, इस रेटिनोब्लास्टोमा कॉज कराने के लिए जो आरबी जीन की म्यूटेशन है उसके दोनों एलील्स में म्यूटेशन में चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आरबी जीन है, आरबी जीन में एक पैटर्नल एलील होगा, एक मैटरनल एलील होगा, ठीक है। तो जो है ना अगर एक भी सही हो ना एलील तो वो तो अपना काम करेगा, वो तो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, इसलिए हमें ना दोनों एलील्स में जो है म्यूटेशन चाहिए होती है, और वो क्रोमोसोमल लोग 13q14 पे पड़े होते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये फेमिलियल केसेस में क्या होता है कि जो है ना बच्चे में एक डिफेक्टिव कॉपी होती है, लाइक उसके पेशेंट्स में उसके जो मदर होंगे, मदर या फादर, उनमें से एक उसकी डिफेक्टिव कॉपी आएगी, ठीक है, जर्म लाइन उसकी जो है ना इनहेरिट करेंगे, और दूसरी कॉपी जो है नॉर्मल होगी। फिर ऐसा होगा कि जो है ना किसी सोमैटिक उसमें म्यूटेशन हो जाएगी, लाइक उसको कोई रेडिएशन वगैरह की वजह से जो है ना वो सोमैटिकली एक्वायर्ड सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन होगी, जिसकी वजह से जो है ना दूसरा जीन भी डिफेक्टिव हो जाएगा, दूसरा एलील भी डिफेक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से जीन्स की दोनों कॉपी जब डिफेक्टिव हो जाएंगी तो उसको जो है ना ये हो जाएगा, रेटिनोब्लास्टोमा हो जाएगा, ठीक है। और स्पोरेडिक केसेस में क्या होता है कि जो दोनों एलील्स जो है ना जो दोनों नॉर्मल एलील्स हैं वो लॉस्ट होते हैं, मतलब सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन के ज़रिए, ठीक है, सोमैटिक म्यूटेशंस में। और ये यूनिलेटरल होता है, एक रेटिनोब्लास्ट में होता है, ठीक है, लाइक जो आइज़ है ना, एक आइज़ का जो है ना उसको होगा रेटिनोब्लास्टोमा, जबकि ये जो ना बाइलेटरल होता है, जो इसमें केसेस में है ना फेमिलियल केसेस में बाइलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा होता है, इसमें स्पोरेडिक केसेस में सिर्फ ना यूनिलेटरल होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और बात ये है कि जो है ना जो फेमिलियल केसेस हैं ये आगे डिजीज़ को नेक्स्ट प्रोजेनी को ट्रांसमिट करते हैं, जबकि स्पोरेडिक केसेस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि फेमिलियल केसेस में तो जर्म लाइन के सेल की म्यूटेशन होगी ना, तो फिर वो आगे जब फर्दर रेप्लिकेशन होगी, ठीक है, तो आगे वो डिफेक्टिव जीन जाएगा, जबकि स्पोरेडिक केसेस में तो बाहर से ही कोई म्यूटेशन हुई और सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन हुई है, तब जो है ना डिजीज़ कॉज हुई है। जैसे ये देखें, जैसे एक म्यूटेंट आरबी जीन था और एक जो है ना एक नॉर्मल उससे ये जो है ना एक मेल था और उसकी जो है ना फीमेल से जो है ना शादी हुई, तो क्या हुआ कि मेल में जो है ना म्यूटेंट आरबी जीन था, जबकि इसमें नॉर्मल था, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें जो है ना एक जो है ना म्यूटेंट कॉपी होगी और एक जो है ना नॉर्मल कॉपी होगी, इससे जो है ना जितने भी नेक्स्ट प्रोजेनी होगी उसमें सब में जो है ना म्यूटेंट कॉपी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। अब फिर इन म्यूटेंट कॉपीज़ में से किसी एक पे जो है ना बाहर से जो है ना म्यूटेशन आई, कोई रेडिएशन वगैरह कोई आई, म्यूटेशन उसमें डेवलप हुई, तो वो जो है ना उसको डिजीज़ हो जाएगी आराम से, ठीक है। अब ये सिर्फ ये जो हमने आरबी जीन की म्यूटेशन है इससे सिर्फ रेटिनोब्लास्टोमा नहीं होता, बल्कि और भी कैंसर्स होते हैं, स्पेशली ऑस्टियोसार्कोमा और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में भी इसका जो है ना रिस्क बढ़ जाता है इसकी म्यूटेशन की वजह से, ठीक है।
इसके बाद जो है ना आरबीजी, इसका आरबी प्रोटीन का फंक्शन क्या है। अब आरबीजी ना आरबी प्रोटीन बना के ही फंक्शन करेगा, तो वो यही है कि जो G1-S चेक पॉइंट को रेगुलेट कर रहा होता है। जब इस चेक पॉइंट से निकलता है ना, तो इसका मतलब ये है कि आरबीजी की ज़ाहिर सी बात है म्यूटेशन थी, तभी G1 से एस फेज में जो है ना बहुत ज़्यादा वो सेल गया। ठीक है, तो अब ये कर लेंगे तो आराम से इधर से हो जाना है, कहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात ये है कि जो है ना जो आरबी जीन होता है ना, सॉरी आरबी प्रोटीन जब हाइपोफॉस्फोरेटेड फॉर्म में होती है ना, तो वो एक्टिव होती है। जब उसकी जो है ना हम फॉस्फोरिलेशन कर देते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, आरबीजी का काम ये है, इसके ना एक तो ये है कि जो है ना इसने E2F जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसको जो है ना पकड़ के रखना होता है, ताकि जो है ना ये इस पे डीएनए पे जाके बाइंड ना करे, उन्हें ट्रांसक्रिप्शन वगैरह को एक्टिवेट ना कराए। ठीक है, जिसकी वजह से सेल जो है ना आगे प्रोग्रेशन ना करे G1-S फेज में। और दूसरा ये क्रोमेटिन रीमॉडलिंग प्रोटीन्स को रिक्रूट कराती है। ये प्रोटीन जैसे हिस्टोन डीएस्टाइलेज है या फिर हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफेरेज है, ये क्या करती हैं, जो E2F रिस्पॉन्सिव जीन होता है, ठीक है, उस पे साथ जाके बाइंड कर लेती हैं, जैसे साइक्लिन्स वगैरह हो गए, और ना उसको डीएनए को इनसेंसिटिव कर देती हैं E2F के लिए। ठीक है, एक तो ये था उसने पकड़ के रखा हुआ था E2F को, और दूसरा ये है कि जो है ना डीएनए पे E2F की जो बाइंडिंग साइट है उस पर जाके बाइंड कर लेती है, और जो है ना डीएनए इनसेंसिटिव हो जाता है टू द E2F। ठीक है, और ये तो जो है ना ये जो पकड़ के रखता है ना E2F को, या क्रोमेटिन रीमॉडलिंग प्रोटीन्स को जो है ना एक्टिवेट कराता है या उनकी एक्सप्रेशन को बढ़ाता है, तो ये हाइपोफॉस्फोरेटेड फॉर्म में, मतलब एक्टिव फॉर्म में जब होता है ना, जब तब कराता है, जब डिवीजन वगैरह नहीं हो रही होती। ठीक है, ये जो मैंने बताया ना आरबी, ठीक है, ये जब डीवीएन नहीं हो रही होती हाइपोफॉस्फेटेड फॉर्म में, तब जो है ना ऐसा करा रहे हैं। जब माइटोजेनिक सिग्नल आएगा, ग्रोथ फैक्टर वगैरह आएंगे, जीएफ वगैरह पीटीएफ वगैरह, तब ये जो है ना साइक्लिन्स को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, साइक्लिन्स क्या करेंगे, इसको हाइपरफॉस्फेटेट करेंगे, और ये जो है ना E2F इससे रिलीज हो जाएगी, और फिर जो है ना सेल G1 से एस फेज में जो है ना ट्रांसक्रिप्ट वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब साइक्लिन्स कैसे बन रही है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ग्रोथ फैक्टर जब बाइंड करता है रिसेप्टर, फिर जो है ना सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन डेवलप हो रही थी, और फिर इनसे जो है ना ये पाथवे बन रहे थे, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो माइक है, ये जो है ना साइक्लिन्स की एक्सप्रेशन को इंक्रीज करा रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे जो है ना एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म इसकी चलेगी। और इसके अलावा जो है ना TGF बीटा होता है, TGF बीटा भी जो है ना वो इस ग्रोथ फैक्टर को चेक कर रहा होता है, लाइक इनिबिट कर रहा होता है। ये जो इसके ये जो G1-S फेज ट्रांजिशन है, इसमें जो फिर ग्रोथ ज़्यादा होगी ना, तो उसको एक मतलब एक इनिबिटरी सिग्नल दे रहा होता है ट्रांसफॉर्मर ग्रोथ फैक्टर बीटा। बाकी सारे ग्रोथ फैक्टर जो है ना वो स्टिमुलेटरी हैं, सिर्फ ये जो है ना इनिबिटरी है। इसके बाद जो है ना दूसरी बात ये थी कि जो ये है CD के आइज़ भी जो है ना इस साइक्लिन को इनिबिट करा के जो है ना इस ग्रोथ वगैरह इसको ये जो हो रही है इसको नहीं होने देते। अब ये G1-S फेज़ में ये हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो है ना जब M फेज़ में जाने लगता है ना सेल, तो वो दोबारा से हाइपरफॉस्फेटेड फॉर्म में जो है ना शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके फॉस्फेट ग्रुप जो है ना निकल जाते हैं, फॉस्फेटेज वगैरह आते हैं, उसके फॉस्फेट ग्रुप निकाल के जो है उसको हाइपरफॉस्फेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो दोबारा जो है ना वो जो है ना एक्टिव हो जाता है, E2F को पकड़ लेता है, और फिर जो है ना वो नहीं होती, ग्रोथ वगैरह नहीं होती। इसके अलावा E2F सिर्फ जो है आरबी जो है ना सिर्फ E2F को नहीं उसके ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करा होता, बल्कि जो है ना इसके मायोसाइट डिपोसाइट वगैरह इनकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को भी एक्टिवेट करा रहा होता है। एक तो ये बात है कि जो है ना आरबी जीन की म्यूटेशन हुई। ठीक है, और सेल जो है ना G1-S फेज में बार बार चला गया। ठीक है, अब बात यह है कि जब आरबी जीन की म्यूटेशन है, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो अगर जो कैंसर्स हैं, हर कैंसर में आरबी जीन को म्यूटेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, हर कैंसर में आरबी जीन म्यूटेट नहीं होता। वो इस वजह से कि जो है ना जो साइक्लिन्स हैं दरमियान में आ रही हैं, साइक्लिन वगैरह CD के इनिबिटर, इनमें म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आरबी जीन म्यूटेट हुआ है, लेकिन आरबी जीन नॉर्मल होता है। इनकी म्यूटेशन की वजह से जो है ना आगे जो है ना ये G1-S फेज जो है ना ट्रांजिशन होती है। जैसे CDK4 की बात करें तो इनकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है, इनमें साइक्लिन D की एम्पलीफिकेशन होती है इसकी, और इस तरह CDKI की बात करें तो इसका लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी, ये इनिबिट नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से सेल जो है ना ज़्यादा इस पाथवे के जरिए जाएगा। और इसके अलावा एक और जो है ना वायरल प्रोटीन होती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में, E7 प्रोटीन होती है, वो क्या करती है, इस आरबी जो हाइपोफॉस्फेटेड फॉर्म थी ना आरबी की, ये थी हाइपोफॉस्फेटेड फॉर्म आरबी की, ये बाहर वाला आरबी है, इस आरबी की हाइपोफॉस्फेटेड फॉर्म के साथ जो है ना वो बाइंड कर लेती है। जब वो बाइंड कर लेती है ना, वो इधर E2F की जगह आके बाइंड कर लेती है, तो E2F जो है ना बाइंड नहीं कर सकता, E2F आज़ाद फिरता है, और जो है ना ट्रांसक्रिप्शन वगैरह जो है ना इंक्रीज़ करा के जो है ना वही काम करेगा। ठीक है,